लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की, और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज का ये क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि किसी भी विषय की तैयारी करने के लिए आवश्यक है कि आप उसकी पूरी रणनीति तैयार करें। और उस रणनीति के अंतर्गत आपको इस बात का भी अध्ययन करना होता है कि हम किन किताबों से अपने अध्ययन को प्रारंभ करें और कौन सी किताबें न लें। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल हमारे विद्यार्थी के सामने इस बात का होता है कि कौन सी किताब अच्छी है और कौन सी किताब खराब है। क्या वह किताब अच्छी है जो हमने ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाई किया, या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाई किया, या उससे अलग हट करके हमको किताब लेना चाहिए। यह सवाल विद्यार्थी के मन में बहुधा उत्पन्न होता रहता है, वह कंफ्यूज रहता है। आपको यहाँ पर उन सारे सवालों का समाधान हम बतलाएंगे कि आपको इस बात की चिंता नहीं करना है कि हमको किताब कौन लेना है, क्योंकि आपको बेसिकली सब्जेक्ट मटेरियल तैयार करना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं ये उन किताबों की सूची की जो आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जिसमें सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान है और लाभकारी होगा। चाहे वह एग्ज़ाम आपका टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, एलटी का हो, नेट और जेआरएफ का हो, या पीसीएस और आईएएस का हो, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट है उसमें राजनीति विज्ञान, तो आपके लिए ये किताबें महत्वपूर्ण होंगी। इसलिए इसमें इस बात को आपको नहीं सोचना है कि ये किताब आईएएस वाली है, पीसीएस वाली है, या यह किताब टीजीटी पीजीटी वाली है, बल्कि यह किताब आपके राजनीति विज्ञान वाली है। इस बात को मान करके आपको समझना है, क्योंकि जो विषय है, अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, तो संविधान का सवाल तो आपके हर एक एग्ज़ाम में आता है, न केवल टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में, आईएएस पीसीएस के भी एग्ज़ाम में, एसएससी बैंक रेलवे के भी एग्ज़ाम में, लेखपाल के एग्ज़ाम में। तो देन यह किताबें चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बट हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको अगर किताब पढ़ना है तो एक बात आपको यह बात भी मालूम होना चाहिए कि इस किताब को हमको कैसे प्रारंभ करके कैसे पढ़ना है, किताबों की पढ़ाई हम कैसे करें, इसके संदर्भ में हम अगले क्लास में आपको बात करेंगे। लेकिन आज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन किताबों की सूची जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, या राजनीति विज्ञान विषय के साथ तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होगा। तो आइए हम लोग बात करना शुरू करते हैं कि चाहे टीजीटी का हो या पीजीटी का हो या जेआरएफ और नेट का हो, राजनीति विज्ञान अगर आपका सब्जेक्ट है तो राजनीति विज्ञान के सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको कई पार्ट पढ़ने पड़ते हैं, और उन सब के लिए अलग अलग किताबों को आपको पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले राजनीति विज्ञान विषय को लेकर अगर आपने अपना अध्ययन प्रारंभ कर दिया है तो आपको सबसे पहले 9th, 10th, 11th और 12th का एनसीईआरटी किताब पढ़ लेना चाहिए। इसलिए राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना आप स्टार्ट करें तो आपको एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ने की आवश्यकता है, जो आपका फाउंडेशन तैयार कर देता है, जिससे आपको एक समझ आती है कि राजनीति विज्ञान क्या है और उस राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किन किन बातों का हम अध्ययन करते हैं। यह बात आपको समझ में आ जाता है एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने से। कक्षा 9 का, कक्षा 10 का, 11 और 12 की इन किताबों का आप सहारा ले सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहूँगा कि किताबें तो बाज़ार में बहुत सारी हैं,
कई किताबें ऐसी हैं जो आपके पाठ्यक्रम को भी पूरा करती हैं। जो सिलेबस आपको निर्धारित किया गया है उस सिलेबस को भी वे पूरा करने में समर्थ हैं। लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जो थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल बेस पर लिखी गई हैं। आपको इन दोनों किताबों को पढ़ना है। बट याद आपको सदैव इस बात का रखना है कि किसी भी विषय के संदर्भ में, न केवल राजनीति विज्ञान, बल्कि अगर आप अपनी तैयारी के संदर्भ में कोई अन्य विषय भी पढ़ रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 10 किताबों को पढ़ने से ज़्यादा बेटर है कि आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ें। अगर आप एक किताब को 10 बार पढ़ते हैं तो आपको आइडिया आता है, नए नए विचार आते हैं और उसी किताब के अंतर्गत नया नया पाठ आपको मालूम पड़ता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है और अधिक तथ्य आप मिलते हैं। इसलिए आपको इस बात का हर समय प्रयास करना है कि 10 किताबों से ज़्यादा बेटर है कि आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ें। तो सबसे पहले राजनीति विज्ञान के विषय वस्तु और पाठ्यक्रम के अनुसार अगर किताबों की बात हम करें तो एनसीईआरटी की किताब कक्षा 9, 10, 11 और 12 की आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला हम लोग बात कर रहे हैं कि राजनीति विज्ञान के संदर्भ में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप करते हैं तो उसमें सबसे पहला पाठ आता है, सबसे पहला पार्ट आता है राजनीति शास्त्र का सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी इसमें आता है। राजनीति शास्त्र का सिद्धांत आता है। ये राजनीति शास्त्र का सिद्धांत वह है जो विभिन्न चिंतकों के द्वारा एक कॉन्सेप्ट के रूप में, अवधारणा के रूप में स्थापित किया गया। इसलिए कॉन्सेप्ट और अवधारणा का पढ़ना आवश्यक होता है। सबसे पहले अगर टीजीटी, पीजीटी या नेट जेआरएफ की बात किया जाए तो अनेक अवधारणाओं को शामिल किया गया। इसलिए भी यह पाठ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पॉलिटिकल साइंस का सर्वप्रथम ज्ञान कराता है कि व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, मीनिंग, स्कोप एंड अप्रोचेज ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान का आप अध्ययन कैसे करेंगे, राजनीति विज्ञान का डिफिनीशन क्या होगा, उस डिफिनीशन का आधार क्या होगा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय तथा प्रजातंत्र, राजनीतिक दल, दबाव समूह, विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक विचार कौन कौन से हैं, इन बातों को भी इसी के अंतर्गत रखा गया है। इसलिए आपको इसमें पढ़ना पड़ता है कि राज्य क्या है, राज्य का तत्व क्या है, राज्य की उत्पत्ति क्या है, संप्रभुता क्या है, संप्रभुता के विभिन्न आयाम क्या है। तो यह पाठ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इस पाठ का अध्ययन करने के लिए जो किताब आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी वह है राजनीति विज्ञान की रूपरेखा, इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीति विज्ञान की रूपरेखा। राजनीति विज्ञान की रूपरेखा यह किताब है ओपी गावा की। बाज़ार में ओपी गावा की किताबें हर एक राजनीति विज्ञान के टॉपिक पर उपलब्ध हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ओपी गावा की हर एक किताब जितने भी शीर्षक पर लिखा गया वो सब अच्छी किताबें हैं। इसलिए आप अपने राजनीति विज्ञान की तैयारी करने के संदर्भ में ओपी गावा की किताब ले सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अगर आपने अपने स्नातक स्नातक लेवल पर कोई किताब पढ़ा है राजनीति शास्त्र के सिद्धांत का, चाहे पुखराज जैन का हो, बेल फाड़िया का हो, पंत गुप्ता जैन का हो, CL बेलपर का हो या डॉक्टर आशीर्वादम का हो, कोई भी किताब अगर आपने पढ़ा है तो वह किताब भी पर्याप्त है। सवाल इसका है कि आप मिलान कर लें कि आपके पाठ्यक्रम में जो दिया गया सिलेबस है उस सिलेबस के साथ उसमें मेल खाता है या नहीं खाता है। अगर उसको आपने देख लिया तो उसके आधार पर, बाकी रही बात कि कुछ बातें
किसी किताब में अच्छा है तो कुछ में कोई और पार्ट अच्छा है, बट आपको सारी किताबें लेने की आवश्यकता नहीं है और न ही आप सारी किताबों को पढ़ ही सकते हैं। लेकिन अगर आप नेट और जेआरएफ की किताबें, नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी किताबों की संख्या थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, बट अगर टीजीटी पीएचटी या एलटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो देन एक किताब आपके लिए पर्याप्त होगा। ओपी गावा की किताब ले लें या पंत गुप्ता जैन की भी किताब प्रयागराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं, वो किताब भी आपकी अच्छी है, राजनीति शास्त्र की रूपरेखा। देखिए, किसी भी विषय की तैयारी करने के लिए विचारक का अध्ययन करना आवश्यक होता है और इस राजनीति विज्ञान के संदर्भ में अगर विचारकों की बात किया जाए तो इसमें दो विचारक हैं, एक पाश्चात्य विचारक और दूसरा भारतीय विचारक। पाश्चात्य विचारक और भारतीय विचारक में आपको किताब लेना है तो आप पाश्चात्य विचारक में एक बार फिर ओपी गावा की किताब को ले लें। ये किताब केवल आपको लेना है तो आपको खाली एक किताब को 10 बार पढ़ने के अभ्यास में लाना है। राजनीति विज्ञान की रूपरेखा में ओपी गावा, पाश्चात्य विचारक में भी आप ओपी गावा की किताब ले सकते हैं। भारतीय विचारकों में कोई बहुत खास सवाल आपको नहीं आता, लेकिन आपको पढ़ना पड़ता है। भारतीय विचारकों में प्राचीन भारतीय विचारक और आधुनिक भारतीय विचारक दो कैटेगरियां हैं और बीपी वर्मा की किताब भारतीय विचारकों में अच्छी किताब है। पोखराज एंड बीएल फाड़िया ने भी इस पर लिखा है, अन्य राइटर ने भी लिखा है। भारतीय चिंतक के अंतर्गत मनु और कौटिल्य के संदर्भ में आपको पढ़ना है और आधुनिक भारतीय चिंतकों का अध्ययन आपको करते समय नेशनल मूवमेंट के आयाम और उसकी पृष्ठभूमि को देखना है, जिस पृष्ठभूमि के अंतर्गत आधुनिक भारतीय चिंतकों के द्वारा अपना विचार दिया गया। आपके पाठ्यक्रम में यह बात कहा भी गया है कि भारतीय राजनीतिक चिंतक जो आधुनिक काल के हैं उनका विचार राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में, मतलब साफ है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के अंतर्गत उनके द्वारा कौन सा कार्य किया गया और क्या भूमिका रही है, इसी के संदर्भ में आपको उनके विचारों को पढ़ना है। अर्थात आपको न केवल उनकी फिलॉसफी, उनका पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट समझना है, बल्कि उन्होंने नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत कौन सा वर्क किया है, इस बात को भी आपको देखने की आवश्यकता है भारतीय चिंतकों के अंतर्गत। तो एक किताब आप ले लें और इसमें प्लेटो से लेके कार्ल मार्क्स तक आपको दिया गया है। आसानी से ये बात आपको समझ में आती है। लेकिन अगर नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक किताब और भी इसमें लेने की आवश्यकता है और वह किताब है जेपी सूद की, ज्योति प्रसाद सूद के मेरठ यूनिवर्सिटी के ये विचारक हैं। 4 वॉल्यूम में एक किताब लिखी गई है, आप इसको ले सकते हैं। एक मेहता की किताब है, वह भी आप ले सकते हैं। ज्ञान सिंह संधू की भी किताब है, वह ले सकते हैं। बट अगर आप ग्रेजुएट लेवल पर जो आप पढ़ा है, अगर पोखराज जैन को पढ़ा है, बेल फाड़िया को भी पढ़ा है तो आप ले सकते हैं। बट यहाँ महत्वपूर्ण बात इसलिए यह हो जाती है कि ये किताबें ऐसी हैं जो न केवल फैक्चुअल जानकारी, तथ्यपरक जानकारी आपको देती है, बल्कि आपको अवधारणात्मक जानकारी भी देने का काम इनके द्वारा किया गया। इसलिए आपको तथ्य और अवधारणा दोनों समझना है तो ओपी गावा की किताब यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। तीसरा पाठ आपको आता है भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए भारत का संविधान और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत बेहद महत्वपूर्ण पाठ है और आपके एग्ज़ाम में इस पर बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। 20 से 30 प्रश्नों की श्रृंखला
आपको भारतीय संविधान से संबंधित होती है, इसलिए भारतीय संविधान का अध्ययन करना सूक्ष्मता के साथ बहुत आवश्यक होता है कि आप इसका कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों जानकारियां हासिल करें। इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत हम कौन सी किताब लें। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो किताब सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है, एक आप प्रारंभ से लेकर आज तक वह किताब अच्छी रही। अगर आप आज संविधान का सम्यक अध्ययन करना चाहते हैं और आपके मन में यह बात है कि संविधान का उस टर्मोलॉजी के साथ हम अध्ययन करें, जिस टर्म्स के साथ, जिस वैदिक शब्दावली के साथ संविधान का लेखन किया गया, तो आपको एक किताब बहुत महत्वपूर्ण होगी और वह किताब है डी बसु के भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन बाय डी बसु, दुर्गादास बसु के द्वारा। यह महत्वपूर्ण होगा, डी बसु के द्वारा लिखी गई किताब। लेकिन इस किताब के साथ साथ एक किताब आपको और भी लेना पड़ेगा, वह है हमारी संसद। हमारी संसद सुभाष काश्यप के द्वारा लिखा गया और उन्होंने एक और भी किताब लिखा है, हमारा संविधान। आप इन किताबों को ले सकते हैं। यह पढ़ने में, आपके विषय वस्तु को तैयार करने में, खास करके नेट और जेआरएफ की तैयारी में या आईएएस और पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी में यह किताब बहुत ही लाभकारी होगा। लेकिन एक किताब है, सरल भाषा में लिखा गया है और सरल भाषा में लिखने के कारण आप विद्यार्थियों के पसंद का विषय भी बना है, इसलिए आप उस किताब को भी देख सकते हैं। आपको अच्छा लगता है लक्ष्मीकांत के, एम लक्ष्मीकांत की किताब है भारत का संविधान, उस किताब से भी आप सहारा ले सकते हैं अपनी तैयारी को करने के लिए। देखिए, भारतीय संविधान पर एनसीईआरटी की भी किताबें लिखी गई हैं, तो आप उस किताब से भी इसमें देख सकते हैं। दूसरा है राजनीति विज्ञान की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक अन्य महत्वपूर्ण पार्ट बनता है और उसका नाम है तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करते हैं दो बातों का। एक तो तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और दूसरा इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन का, विश्व संविधान का, संसार के अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन कैसे किया जाए, वैधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का अध्ययन कैसे करते हैं, इन बातों को हम लोग देखते हैं। इसलिए तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पुनः एक बार मैं कहूँगा कि उपिगावा की किताब लिखी गई है, सरल भाषा में है, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान पर किताब जो महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सहायक होगा, वह है एक देसी जौहरी का, आप नोट कर लें, सीबी गेना का और इसके बाद एक किताब है उपिगावा का, आप ले सकते हैं। प्रभुदत्त शर्मा का, अगर आपने अपने स्नातक स्नातक के तैयारी के दौरान, पढ़ाई के दौरान आपने पढ़ा है तो उस किताब का भी आप उपयोग कर सकते हैं ना, क्योंकि तुलनात्मकता के अवधारणाएँ ईस्टन ऑमंड और लुशियन पाए, हंटिंगटन, राजनीतिक आधुनिकीकरण इत्यादि में कोई खास अंतर नहीं है। बड़े अनेक बार आपके एग्जाम में आज जो तुलनात्मक राजनीति विज्ञान की जटिल शब्दावली है वह आ जाता है, तब आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है कि उन मानक किताबों को पढ़ा जाए जो राजनीति विज्ञान को जटिल शब्दावली के अंतर्गत लाया है। तब आपको देसी जौहरी और सीबी गेना की किताब पढ़ना पड़ता है। बट आपको एक किताब पढ़ना है तो मैं पुनः आपको कहूँगा कि आप उपिगावा की किताब ले लें। ये और अगर आपने पुखराज दहन की किताब आपने स्नातक में पढ़ा है तो पहले एक बार उसको पढ़ डालें, क्योंकि राजनीति विज्ञान के अन्य पार्ट की तुलना में तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम थोड़ा सा कठिन है,
इसलिए तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के लिए ये किताब महत्वपूर्ण होगी। अगला इसमें आता है, आज इसमें आपको पढ़ना है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर सिविल सेवा की दृष्टि से देखा जाए तो यह अब एक अलग विषय के रूप में मान्यता प्राप्त है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम राजनीतिक अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन विभिन्न प्रशासनिक वस्तुओं का अध्ययन और प्रशासन के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों को किस प्रकार से एग्जीक्यूट करता है, उसका क्रियान्वयन करता है, इस बात का अध्ययन हम लोग प्रशासन के अंतर्गत करते हैं। तो आप एग्जाम के संदर्भ में लोक प्रशासन से अनेक सवालों को पूछा जाता है, तो उन सवालों का उत्तर देने के लिए आपके द्वारा एक किताब महत्वपूर्ण है, और वह है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिद्धांत एवं व्यवहार। उसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिद्धांत एवं व्यवहार, और वह है किताब अवस्थे एवं माहेश्वरी की। अवस्थे एवं माहेश्वरी की एक किताब आप ले लें, और इससे पीजीटी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, नेट और जेआरएफ के एग्ज़ाम की तैयारी, या आप अगर तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो उसके लिए भी यह किताब आपके लिए रामबाण साबित होगा। अवस्थे एवं माहेश्वरी की किताब है, ये इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बेल फड़िया की भी किताब है, आप उस किताब को भी ले सकते हैं। लोक प्रशासन के संदर्भ में अन्य लोगों के द्वारा भी ये इसमें लिखा गया है। बहुत सारे प्रशासनिक चिंतकों पर भी अलग से किताबें आई हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। देखिए, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक अन्य पार्ट आपको मेंशन है, और वह है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि विभिन्न देश की विदेश नीतियां क्या हैं, और उन विदेश नीतियों के संदर्भ में कोई भी देश अपने नीतियों को किस प्रकार से, अपने संबंधों को स्थापित करता है एक दूसरे राज्य के साथ। तो यहाँ पर अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो इसका अध्ययन दो पार्ट में किया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सैद्धांतिक पार्ट, और दूसरा इसका व्यवहारिक पार्ट। व्यवहारिक पार्ट के अंतर्गत हम विदेश नीति का अध्ययन करते हैं, जबकि सैद्धांतिक पार्ट के अंतर्गत हम इस बात का अवलोकन करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन कौन सा सिद्धांत है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसका महत्व क्या है, और उसके कौन कौन से तत्व हैं। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत पर आपको कोई किताब पढ़ना है तो एक किताब है, और उसी एक किताब को आप 10 बार पढ़ें। डॉक्टर महेंद्र कुमार की एक किताब है अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत पर। डॉक्टर महेंद्र कुमार की किताब है अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के संदर्भ में। इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए ये किताब आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इसके अलावा अगर आप विदेश नीति के अंतर्गत आते हैं तो इसमें विदेश नीति का अध्ययन करने के लिए किताब है U.R. घई की किताब है, और उसमें बहुत सारा पाठ प्रश्नोत्तर शैली में दिया गया है। भारत का अमेरिका के साथ, भारत का सोवियत संघ के साथ, भारत का चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ क्या संबंध होगा, इस बात को बखूबी बतलाया गया है। इसलिए यह किताब आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा जे.एन. दीक्षित की किताब है भारतीय विदेश नीति, और जे.एन. दीक्षित की यह किताब भारतीय विदेश नीति के अवलोकन, विदेश नीति के समझ को पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। एक अन्य किताब भी है, पुष्पेश पंत की किताब है भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के संदर्भ में। यह किताब है आपको लाभकारी होगा। लेकिन इन सारी किताबों को अगर एक साथ आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, अलग अलग नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर एक किताब है सिद्धांत और व्यवहार पर, बेल फड़िया की,
तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत और व्यवहार पर वीएल पाढ़िया की किताब आप देख सकते हैं। इसके साथ डॉक्टर महेंद्र कुमार की किताब को आप लगा लें, आपकी तैयारी पर्याप्त हो जाएगी। तो ये हमारा आज के क्लास का प्रयास था कि आपको राजनीति विज्ञान के किताबों के संदर्भ में जानकारी दिया जाए, जो जानकारी आपके लिए लाभकारी हो। क्योंकि अनेक विद्यार्थियों का यह मैसेज फ़ोन आ रहा था कि राजनीति विज्ञान की कौन सी किताब पढ़ा जाए, कौन सी किताब ना पढ़ा जाए। बट यहाँ पर एक बात आपको सदैव याद रखना है, किताब का चुनाव आपका है। किताब का चुनाव करने के बाद उसका अध्ययन करें, लेकिन अध्ययन करने के बाद किताब को किताब तक ही सीमित न रखें, बल्कि किताब का नोट्स बनाएं और उस नोट्स के को कंप्लीट करने के लिए उसके सप्लीमेंट्री के रूप में अन्य किताबों को भी आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किताब का लेना नहीं, बल्कि किताब का पढ़ना। इसलिए 10 किताबों की तुलना में एक किताब बेहतर है। 10 किताब से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ तक है। अगले किसी अन्य क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।